दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 23 मई 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे कि बिहार के सभी 8,387 पंचायतों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने की योजना पर काम शुरू हो चुका है। जी हां, बिहार के उद्योग विभाग ने जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को हर तरह की सहायता देगी। उन्हें सब्सिडी से लेकर के कर्ज तक की सुविधा मुहैया कराने का काम सरकार करने जा रही है। इसके लिए उद्यमियों का चयन और फिर उनके प्रोजेक्ट का वेरिफिकेशन जिला उद्योग करेगा। उद्योग विभाग की इस योजना से बड़ी संख्या में युवा उद्यमियों को कुछ करने का मौका मिलेगा, साथ ही पंचायत स्तर पर बेरोजगारों को रोजगार हासिल होगा। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ संयुक्त मोर्चा बनाने के प्रयासों के तहत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में है, जहां सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। बैठक खड़गे के आवास पर हुई है। जहां सूत्रों ने बताया है कि बैठकों में नीतीश कुमार के साथ रहे राजद नेता तेजस्वी यादव स्वास्थ्य कारणों से खड़गे के आवास पर मौजूद नहीं थे। ये बैठक पटना में एक बड़ी विपक्षी बैठक के सुझाव की पृष्ठभूमि में हो रही है। नीतीश कुमार की खड़गे और राहुल गांधी के साथ बैठक के बाद कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि विपक्षी दलों की बैठक की तिथि और फिर स्थान के बारे में 1-2 दिन में फैसला होगा। बैठक में बड़ी संख्या में पार्टियां हिस्सा लेंगी। दोस्तों बात करते हैं कि कांग्रेस से राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने सोमवार को बिहार के किशनगंज जिले में कहा कि लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर के सभी विपक्षी दलों के नेताओं को एकजुट करने में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अहम भूमिका है, जिसका परिणाम 2024 में देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक सेल पूरे भारत में भारत जोड़ो यात्रा के तहत 50 से ज्यादा कार्यक्रम करेगा। इसी के तहत वे किशनगंज के कोचाधामन प्रखंड में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे। राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा है कि सांसद सत्र में एएमयू किशनगंज की बात उठाएंगे। फंड रिलीज क्यों नहीं किया जा रहा है, फंड रिलीज करने में क्या दिक्कतें आ रही है। इमरान प्रतापगढ़ी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि केंद्र सरकार ने हज यात्रियों को उतनी सुविधा नहीं दी है जितनी देनी चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं। इसको लेकर के अभी से ही सियासत शुरू हो गई है। कई विपक्षी दल इसे लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को ट्वीट करते हुए कहा कि भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री को नहीं बल्कि राष्ट्रपति को करना चाहिए। वहीं आरजेडी के नेता मनोज झा ने भी संसद भवन के उद्घाटन को लेकर के कहा कि इसका उद्घाटन देश की राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाना चाहिए। वहीं पर राहुल गांधी से पहले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी नए संसद भवन को लेकर के सवाल किया था और कहा था कि इस अहम काम के लिए लोकसभा अध्यक्ष और फिर राज्यसभा के सभापति को क्यों नहीं चुना गया। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी को संसद का उद्घाटन क्यों करना चाहिए, ये केवल कार्यपालिका के प्रमुख है, विधायिका के नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि ये जनता के पैसे से बनाया गया है। पीएम मोदी ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं जैसे उनके दोस्तों ने इसे अपने निजी फंड से बनवाया गया हो, ऐसे बर्ताव कर रहे हैं पीएम मोदी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार अब ग्रामीण क्षेत्रों में पनप रही खेल प्रतियोगिता को तलाश करके उन्हें सामने लाने की योजना बनाई है। इसके तहत सरकार ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को प्रशिक्षित करके उन्हें राज्य स्तरीय और फिर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने में मदद करेगी। इसके लिए बाजाबता कुछ जिलों में खेल अकादमी भी बनाएंगी। खेल प्रतिभा खोज के लिए अब तक राजधानी पटना के शहरी क्षेत्रों के आसपास ध्यान दिया जाता रहा है, लेकिन अब खेल प्राधिकरण की नज़र ग्रामीण क्षेत्र पर गई है। यह प्रतिभाओं को खोज के लिए आरा, बगहा, छपरा, सिवान, भागलपुर, बक्सर में खेल अकादमी खोली जाएगी और बुनियादी स्तर पर खेल प्रतिभा को खोजा जाएगा। प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्र शंकरन ने बताया है कि बिहार के प्रशिक्षकों के स्तर को सुधारने के लिए भी राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षकों को से मदद ली जाएगी। उन्होंने कहा है कि स्कूलों में कार्यरत शारीरिक शिक्षकों की भी गुणवत्तात्मक प्रशिक्षण दिला करके उन्हें भी खेल प्रशिक्षक के रूप में तैयार किया जाएगा। दोस्तों बात करेंगे कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है।
ये नदी नेपाल से होते हुए बिहार में प्रवेश करती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोसी नदी में आई बाढ़ से हर साल लगभग 21,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया प्रभावित होता है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो जाती है, साथ ही भारी संख्या में जान माल की भी नुकसान हानि होती है। ऐसे में प्राकृतिक आपदा को रोकने के लिए कोसी विकास प्राधिकरण बनाने की मांग उठ रही है। जब बिहार सरकार केंद्र सरकार से ये मांग कर रही है, लेकिन केंद्र की तरफ से कोई ठोस उत्तर नहीं मिल रहा है। हालांकि पटना हाईकोर्ट की तरफ से भी कोसी विकास प्राधिकरण बनाने की मांग पर मुहर लग चुकी है। दरअसल बिहार सरकार कोसी नदी से होने वाली बर्बादी को रोकने के लिए केंद्र सरकार से कोसी विकास प्राधिकरण बनाने की मांग कर रही है, लेकिन केंद्र के एनडीए सरकार की तरफ से कोई भी उचित जवाब नहीं मिल रहा है। ऐसे में राज्य सरकार के सामने समस्या खड़ी हो गई है। आखिर इसका समाधान कैसे किया जाए? खास बात यह है कि कोसी की विनाशकारी बाढ़ से बचाने के लिए भारत नेपाल सीमा पर हाई डैम की जरूरत 1950 में ही महसूस की गई थी, लेकिन राजनीतिक और फिर कूटनीति दोनों स्तर पर विफलता के चलते आज तक समाधान नहीं निकल पाया है। यह सबसे बड़ी बात यह है कि पटना हाईकोर्ट ने साल 2022 में एक जनहित याचिका पर इस मामले की ऊपर सुनवाई की थी। तब हाईकोर्ट ने केंद्र और फिर राज्य सरकार को साल 2023 में कोसी विकास प्राधिकरण बनाने के लिए निर्देशित किया था। साथ ही पटना हाईकोर्ट ने इस प्रशिक्षण प्राधिकरण में भारत सरकार, नेपाल सरकार और फिर बिहार सरकार की प्रतिनिधि में को शामिल करने के लिए कहा था। दोस्तों बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के देश में विपक्षी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। इस बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के समक्ष नेताओं को नई जिम्मेदारी मिली है। नेताओं को पार्टी की विचारधारा को गांव-गांव जाकर के लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जब बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव से पहले पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने के लिए सभी 534 प्रखंडों में बड़े बड़े नेताओं को जाकर के अम्बेडकर परिचर्चा के माध्यम से सम्मेलन करने का निर्देश दिया है। यह कार्यक्रम रविवार से शुरू हो गया है, जो 28 मई तक चलेगा। सम्मेलन की सफलता के लिए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी गया जिला पहुंचे, वहीं राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव दरभंगा गए और फिर श्याम रजक। वहीं पर आरजेडी प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने बताया है कि सभी मुख्य वक्ताओं को प्रखंड विशेष की जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा हालात को देखते हुए वैचारिक रूप से नेताओं और फिर कार्यकर्ताओं को संगठित और फिर सक्रिय करना बहुत जरूरी हो गया है। आपको बता दें कि कार्यक्रम को सफलता प्रदान करने के लिए हर प्रखंड के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को स्थानीय प्रभारी और फिर सह प्रभारी बनाया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि ट्रैफिक नियमों को बेहतर बनाने के लिए समय समय पर बदलाव किए जाते हैं। देखा जाए तो पिछले कई सालों में कई नए नियमों को जोड़ा गया है। साथ ही नियमों को अधिक सख्त बनाने के लिए जुर्माने को भी बढ़ा दिया गया है। इस समय ट्रैफिक पुलिस हेलमेट ना पहनने वाले या फिर हेलमेट को सही से ना पहनने वालों पर काफ़ी सख्ती बरत रही है। जो लोग हेलमेट नहीं पहने हुए दिखाई देते हैं उन पर तो चालान होता ही है, लेकिन जिन लोगों ने हेलमेट पहना भी है तो उन पर भी अब चालान कटना शुरू हो गया है। जी अगर आप हेलमेट पहनकर भी बाहर जाते हैं तो आप पर भी चालान हो सकता है। वो कैसे, हम आपको बताएंगे। दरअसल मोटर वाहन अधिनियम 1988 में एक नए नियम को जोड़ा गया है, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस ठीक से हेलमेट नहीं पहनने वालों पर भी जुर्माना लगा रही है। यानी कि अगर आप हेलमेट पहनते हैं और ठीक ढंग से नहीं पहनते हैं तो आप पर जुर्माना लगेगा। सीधे तौर पर समझे तो अगर आपने हेलमेट पहना है लेकिन उसे पहनने का तरीका गलत है तो आपकी बाइक का चालान कट सकता है। जी हाँ, कई लोग हेलमेट तो पहनते हैं लेकिन सिर्फ औपचारिक के लिए, यानी कि आपने हेलमेट तो पहना है लेकिन वे आपके आधे सर को पर लटका है या फिर उसका स्ट्रेप नहीं लगाया है, यानी कि बेल्ट नहीं लगाया है, तो फिर ऐसे में हेलमेट पहनना व्यर्थ है। ये इसलिए क्योंकि दुर्घटना के समय वह हेलमेट आपके सिर से आसानी से निकल सकता है या फिर सड़क पर चलने वाले किसी दूसरे को भी घायल कर सकता है। ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के निर्देश पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 में नए कानून को जोड़ा गया है, जिसके तहत ऐसे दोपहिया वाहनों पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं अगर आपने हेलमेट पहना है लेकिन वह डुप्लीकेट है या बगैर ISI मार्क वाला है तो भी पकड़े जाने पर आप पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अपराधी बेखौफ हो गए हैं। आए दिन आपराधिक घटनाओं को बड़े ही आसानी से अंजाम देते रहे हैं। ताज़ा मामला बिहार के मोतिहारी जिले का है, जहां से सोना कारोबारी से लूटपाट का मामला सामने आया है। यह घटना चरैया थाना क्षेत्र का है, जहां हथियारबंद अपराधियों ने हथियार का भय दिखा करके लगभग 5 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषणों को लूट लिया। इस घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। वहां पर लोगों के पहुंचने से पहले ही सभी अपराधी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची चरैया पुलिस पीड़ित सोना कारोबारी से पूछताछ करने में जुटी हुई है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मोतिहारी में एक दहेज लोभी दूल्हे को गांव वालों ने घंटों तक बंधक बना करके रखा। इसके बाद उसने जब शादी में लिए सब दहेज लौटाए तब उसे लड़की वालों ने छोड़ा। दरअसल लड़के ने यानी कि दूल्हे ने शादी के फेरे लेने से पहले सोने की चैन और पलंग की मांग कर डाली। मांग पूरी नहीं होने के बाद फेरे लेने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। लड़के की इस जिद और दहेज लोलुपता उस पर भारी पड़ गई। जी हां, लड़की वालों ने उसके बाद दूल्हे को बंधक बना लिया और उसे तब तक नहीं छोड़ा जब तक दहेज में लिए गए नकदी, गहने और सभी सामान वापस नहीं लिए। जहाँ शादी में हुए खर्च भी लड़के पक्ष को देना पड़ा। इसके बाद लड़के को बाराती के साथ बेरंग लौटना पड़ा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में भीषण गर्मी से मौसम काफ़ी तेजी से बदल रहा है। जब पटना समेत पूरे बिहार में चिलचिलाती धूप, गर्म हवा से अब लोग परेशान हैं। जब दिन चढ़ने के साथ तेज धूप में घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। रविवार को पटना का अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री अधिक रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि औरंगाबाद में 44 डिग्री सेल्सियस के साथ बिहार का सबसे अधिक अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। इस बीच मौसम विभाग ने राजधानी पटना समेत 7 शहरों में लू का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि उत्तर बिहार के जिलों में बूंदाबांदी से मौसम सुहाना बना रहेगा। आपको बता दें कि मध्य क्षेत्र मंडल में एक ट्रफ बनी हुई है, जिसके प्रभाव से अगले 24 घंटे के दौरान पटना, पूर्णिया, नवादा, शेखपुरा, खगड़िया, जमुई, बांका, पश्चिमी चंपारण सहित बिहार के 7 शहरों में लू जारी रहेगी। साथ ही इन प्रभाव को देखते हुए अब बिहार में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं लू के असर के बाद बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। 24 मई को पटना समेत बिहार के सभी जिलों में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राजधानी पटना समेत बिहार के अलग अलग हिस्सों में वज्रपात के साथ वज्रपात, बिजली गिरने को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही 48 घंटे के बाद बिहार के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आएगी, जब लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। इस दौरान हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। उत्तर बिहार में 24 मई से आसपास पूर्वा हवा चल सकती है। दोस्तों बात करते हैं कि 31 वर्षीय एक महिला ने हाल ही में एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन इसके बाद उसको 3 महीने जेल की सजा हो गई। आपको बता दूं कि इस महिला को सजा दिलाने के पीछे का कारण इस बच्चे के पिता का है। इस बात को लेकर के हर कोई हैरान है कि एक नवजात बच्चे का पिता कैसे उसकी मां के लिए सजा का कारण बन गया। ये अनोखा और फिर चौंकाने वाला मामला अपना इंडिया का नहीं है, अपने भारत का नहीं है, अमेरिका का है। यह अमेरिका के कोलोराडो का है। यह खबर है कि जिस 31 वर्षीय महिला ने बच्चे को जन्म दिया है, उसके पिता की उम्र 13 साल है। जी हाँ, ये लड़का उस महिला को मॉम कह करके बुलाता था। जांच में पता चला है कि इस महिला ने इसी लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाए और फिर गर्भवती हो गई। हालांकि उसने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया है। इसके बाद भी इसे 90 दिन की कैद की सजा सुनाई गई है। जब 13 साल के बच्चे की मां बनने वाली इस महिला का नाम एड्रिया शेरानो है। इस मामले में गुरुवार को सजा सुनाई गई। आपको बता दें कि इससे पहले इस महिला को $70,000 के बॉन्ड पर साल 2022 के जुलाई महीने में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि तब भी उसे रिहा कर दिया गया था, जब उस समय उसके खिलाफ नाबालिग लड़की के साथ गलत संबंध बनाने का आरोप था। दोस्तों बात करते हैं कि जीजा के साथ रहने के लिए एक लड़की ने परिवार वालों से भी बगावत कर डाली। लड़की की शादी किसी और के साथ तय हुई थी, लेकिन वह अपनी जीजा के साथ फरार हो गई। जहां उधर बेटी को भागा ले जाने को लेकर के नाराज ससुर ने अपने ही दामाद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी है। दोनों को लेकर के कोतवाली में पंचायत हुई। इस दौरान लड़की और फिर लड़की पक्ष के लोग पहुंचे थे। युवक की पत्नी ने पति के साथ रहने के लिए पुलिस के सामने शर्त रख दी। उसका कहना था कि पति अपनी संपत्ति उसके नाम कर दे, फिर चाहे इसके बाद ही उसके साथ रहेगी। जब पुलिस ने साली से पूछताछ की तो फिर जीजा के साथ ही रहने की जिद की। पूरा मामला बिहार के नहीं बल्कि यूपी के बदायूं जिला का है। जब बिसोली कोतवाली क्षेत्र के गांव में एक लड़के को साली के साथ प्रेम प्रसंग चल रही थी, जहां साली भी अपने जीजा से प्यार करती थी। दोनों प्यार में पागल थे, जहाँ दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे, जीना मरना चाहते थे। हालांकि इसकी जानकारी किसी को भी नहीं थी। लड़की के घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी थी। सगाई से एक दिन पहले ही लड़की ने घर वालों के खिलाफ जाकर के जीजा के साथ फरार हो गई, भाग निकली। इसके बाद लड़की के पिता ने पुलिस में दामाद के खिलाफ रिपोर्ट लिखा दी है। जब पुलिस ने दोनों की खोजबीन शुरू कर दी है। दोनों को पुलिस पकड़ करके कोतवाली लेकर आई। यहाँ पर लड़की की शादीशुदा बहन भी पहुँच गई, जहाँ उसने अपने पति के साथ रहने के लिए पुलिस के सामने अजीब शर्त रख दी। वही महिला का कहना था कि उसका पति उसकी बहन को लेकर के भागा है। वह अगर उसकी बहन के साथ रहना चाहती तो फिर शौक से रहें, लेकिन उसे अपने पति की प्रॉपर्टी चाहिए। उधर साली भी अपने जीजा के साथ रहने की जिद पर अड़ी रही।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुंगेर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ शादी के लिए तैयार होने ब्यूटी पार्लर पहुंची दुल्हन को बिहार के एक पुलिस कांस्टेबल ने गोली मार दी, फिर खुद को भी गोली मार करके जान देने की कोशिश की। जब गोली लगने के बाद घायल अवस्था में युवती को स्थानीय सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। जब दुल्हन की रविवार को शादी थी, जिस कारण वे तैयार होने के लिए ब्यूटी पार्लर गई हुई थी। जानकारी के मुताबिक गोली मारने वाला कांस्टेबल लड़की से प्रेम करता था, जब वे प्रेमिका की शादी को लेकर के उसे नाराज था। मामला कस्तूरबा वाटर चौक में स्थित ब्यूटी पार्लर का है। जब पुलिस ने बताया है कि 26 वर्षीय लड़की को उसी के प्रेमी कांस्टेबल ने गोली मारी। गोली लड़की के बाएं कंधे के पीछे लगी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गई। फिर कांस्टेबल ने खुद की कनपट्टी पर भी बंदूक तानी और फायर करने लगा, लेकिन घबराहट के कारण उसके हाथ से पिस्तौल गिर गई। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने अडानी मुद्दे पर राहुल गांधी, नीतीश कुमार की टीम पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि अडानी समूह को सुप्रीम कोर्ट की विशेष समिति की रिपोर्ट में सभी बिंदुओं पर क्लीन चिट मिल गई है। इस मुद्दे पर संसद ठप करने और फिर प्रधानमंत्री पर आरोप लगाने वाले राहुल गांधी और फिर ललन सिंह को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। रविवार को जारी बयान में भाजपा सांसद ने कहा कि भारत में आर्थिक हरकत मचाने की नीयत से जारी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर आंख मूंद करके भरोसा करने वाले पूरे विपक्ष का पानी उतर गया है। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय विशेष समिति ने शेयर बाजार पर नजर रखने वाली संस्था सेबी की भूमिका में भी कोई गड़बड़ी नहीं पाई है। सदन में जो लोग 20 से 80 हजार करोड़ तक के शेयर घोटाले का आरोप लगाते रहे थे, उनकी बोलती बंद हो गई। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि जदयू अडानी पर दोहरा खेल खेल रही है। एक तरफ जदयू अध्यक्ष ललन सिंह अडानी पर आरोप लगाते हैं, तो फिर वहीं दूसरी तरफ उनकी पार्टी की सरकार के मुखिया नीतीश कुमार अडानी को बिहार के वारसलीगंज में सीमेंट फैक्ट्री लगाने के लिए 70 एकड़ जमीन देती है। भाजपा ने कहा है कि नीतीश कुमार और महागठबंधन में शामिल दल यदि अडानी समूह पर लगाए गए आरोपों को सही मानते हैं, तो फिर बिहार में उन्हें अडानी समूह को सीमेंट फैक्ट्री के लिए दी गई जमीन का आवंटन रद्द कर देना चाहिए। दोस्तों बिहार के जमुई जिले के बाद अब बांका जिले में जमीन के अंदर सोने के भंडार होने की आशंका जताई गई है, जिसके बाद अब चिन्हित स्थल पर खुदाई का काम किया जा रहा है। हालांकि बहुत से लोग इस पर विश्वास नहीं करते हैं कि बिहार में सोने का खदान मिला है, सोने और कोयला का खदान मिला है, लेकिन ये 100% सच है कि बिहार के बांका जिले में सोने का खदान मिला है। क्योंकि वहाँ से जिस तरीके से पत्थर निकलते हैं, चमकीले पत्थर निकलते हैं, उससे अधिकारी और फिर खनिज विभाग के पदाधिकारी कहते हैं कि यहाँ पर सोना है, सोने का खदान है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से कटोरिया प्रखंड के जयपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत लकरामा पंचायत के केरवार गांव में 10 कट्ठा की चिन्हित भूखंड पर भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण की टीम के द्वारा खुदाई की गई। जब खुदाई के दौरान सुनहरे यानी कि गोल्डन सहित अन्य प्रकार और फिर रंगों के पत्थर निकल रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ ड्रिल के दौरान निकल रहे पत्थरों के नमूने का संग्रहण किया जा रहा है। जब खुदाई के दौरान जमीन के अंदर से सुनहरे और रंगों के पत्थर बाहर निकल रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन जमा पत्थरों के नमूने को जांच के लिए लैब में भेजा जाएगा, तभी पता चलेगा कि जमीन के भीतर किस प्रकार के खनिज का भंडारण है और उसका ग्रेड क्या है। जीएसआई टीम के द्वारा किए जा रहे सर्वे का कार्य लगभग 1.5 महीने तक चलने की संभावना है। सर्वेक्षण और फिर लैब जांच की प्रक्रिया लंबी होगी। यदि यहाँ सोना या फिर अन्य कीमती खनिज के भंडारण होने की पुष्टि होती है, तो फिर माइंस का अलॉटमेंट होने के बाद खुदाई का कार्य शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि बिहार के बांका जिले के कटोरिया के केरवार गांव में सोने की खुदाई के मकसद से सर्वेक्षण और ड्रिलिंग का कार्य चल रहा है। यहाँ के बुजुर्गों का दावा है कि यहाँ ब्रिटिश हुकूमत के दौरान भी खुदाई का कार्य चला था। वर्तमान में भी मौजूद है यहाँ गड्ढे इसके गवाह है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में 9वीं तक के 13,454 स्कूलों को साइकिल योजना की राशि दी गई है, लेकिन इसकी रिपोर्ट संबंधित जिला शिक्षा कार्यालय को नहीं मिली है। अब ये तमाम स्कूल जांच के घेरे में हैं। जब बीएन कॉलेजिएट हाई स्कूल ने 2016, 17, 2017, 18 और 2018-19 में कितने छात्रों को साइकिल योजना का लाभ दिया, इसकी कोई जानकारी नहीं दी है। अब जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा जांच की जाएगी। ये हाल 1-2 स्कूलों का नहीं है, बल्कि पटना के 770 स्कूलों का है। जब बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से इसके लिए स्कूलों की जिलावार और फिर कोटिवार सूची जारी की गई है। राज्य भर के सैकड़ों स्कूल है जहां पर बच्चे साइकिल से स्कूल नहीं आते हैं और फिर उस पर स्कूल प्रशासन की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। साइकिल योजना की राशि बच्चे के खाते में जाने के बाद स्कूल चिन्हित हो जाता है, निश्चित हो जाता है। स्कूल की ओर से बच्चों से रिपोर्ट नहीं ली जाती है।
दोस्तों बात करते हैं कि साइबर अपराधी ऑनलाइन शॉपिंग, वित्तीय लेन देन, पार्ट टाइम जॉब, जल्द लोन या फिर किसी सरकारी योजना का लाभ देने जैसे ठगी के तरीके अपना रहे हैं। इस तरह के चौंकाने वाले और फिर लालच वाले ऑफर के चक्कर में लोग ठगी के शिकार हो जाते हैं। वेबसाइट, मोबाइल, सोशल मीडिया समेत अन्य किसी भी ऑनलाइन माध्यम पर ठगी के नए नए पैतरों से लोग जाल में फंस जाते हैं। जहाँ कई मामलों में तो साइबर ठग काफ़ी पढ़े लिखे या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी मिलते हैं। ठगी के मामले बिहार के भागलपुर के एक व्यक्ति ने ज्वेलरी की फ्रेंचाइजी के चक्कर में 25 लाख, गोपालगंज के व्यक्ति ने जूता चप्पल का स्टोर खोलने के लिए 5 लाख, वैशाली के व्यक्ति ने केक के ब्रांडेड शॉप के नाम पर 36 लाख, पटना के व्यक्ति ने बर्गर स्टोर के नाम पर 15 लाख गवा दिए। कुछ लोग पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी खोलने के चक्कर में भी फंस चुके हैं। पेटीएम के फर्जी एप्लीकेशन के जरिए भी ठगी हो रही है। जब बैंक से लीक की गई थी 600 लोगों की जानकारी, 2 साल पहले पटना के एग्जीबिशन रोड में स्थित एक निजी बैंक की शाखा से 600 लोगों की जानकारी लीक की गई थी, जहाँ कई लोगों के खातों से 30 लाख रुपए का गबन हो गया था। ईओयू की जांच में पता चला कि बैंक ने डाटा एंट्री के लिए निजी कंपनी को ठेका दिया था। बैंक और फिर कंपनी के कर्मी ने डाटा डार्क वेब पर साइबर अपराधियों को बेच दिया। दोस्तों बात करेंगे कि आरबीआई द्वारा जारी निर्देश के बाद अब सभी बैंकों में 2000 रुपये के नोट बदले जा सकेंगे, लेकिन इसको लेकर के अभी भी कई लोगों को इस बात का डर है कि उन्हें पिछली बार की तरह नोट बदलने के लिए पहचान पत्र दिखाने की आवश्यकता होगी, जिसको लेकर के अब आरबीआई ने गाइडलाइंस जारी करके सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से यह स्पष्ट किया गया है कि आज से बैंकों में 2000 रुपये के नोट बदलने के लिए अलग से स्पेशल विंडो बनाए जाएंगे, जहां कोई भी आसानी से बिना कोई पहचान पत्र दिए 2000 रुपये के नोट बदल पाएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने नोटिफिकेशन में साफ तौर पर कहा है कि 2000 रुपये के नोट बदलवाने के लिए किसी भी व्यक्ति को आईडी प्रूफ नहीं देना होगा और न ही फॉर्म भरना होगा। वर्तमान में 2000 रुपये के 10 नोट को आसानी से बदली जा सकती है। आरबीआई की तरफ से कहा गया है कि 23 मई से लेकर के 30 सितंबर के बीच कोई व्यक्ति जिनके पास 2000 रुपये के नोट हैं वह उसे अन्य मूल्यों के नोटों में बदलवा सकते हैं। जहाँ इसी तरीके से बैंक अकाउंट में भी 2000 रुपये के नोट को जमा करने के लिए कोई भी अतिरिक्त फॉर्म नहीं भरना होगा। इसके लिए बैंक डिपॉजिट के जो नियम है महज उसका पालन करना होगा। दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों का इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि लाभार्थियों की लिस्ट अंतिम चरण में पहुंच गई है। यह सूत्रों का दावा है कि इसी माह के यानी कि इसी महीने मई के अंतिम सप्ताह में पात्र किसानों के खाते में 14वीं किस्त के 2,000 रुपये की ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। यही नहीं, ऐसे किसानों की भी लिस्ट बनाई गई है जिनके खाते में 13वीं किस्त का लाभ नहीं पहुंचा था। यदि संबंधित किसानों में सरकार द्वारा बनाए गए दोनों नियमों का पालन किया होगा तो फिर उनके खाते में दोनों किस्त का लाभ एक साथ भेजा जा सकता है। दरअसल सरकार ने 2 साल पहले से ही योजना में फर्जीवाड़े रोकने के लिए 2 नियम बनाए थे, जिसमें सबसे पहले योजना का लाभ लेने वाले प्रति किसान को ई-केवाईसी कराना जरूरी है। यदि आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराए हैं तो फिर तुरंत करा लें, अन्यथा इस बार आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं दूसरा जरूरी नियम जिसे सरकार ने 1 साल पहले ही लागू किया है उसका नाम है भूलेख सत्यापन कराना। यदि आप लाभार्थी हैं, आपने ये दोनों नियमों को पूरा नहीं किया है तो फिर आज ही करा ले, नहीं तो फिर 14वीं किस्त आपके खाते में नहीं पहुंचेगी। आपको बता दें कि 27 फरवरी को पीएम मोदी ने करीब 10 करोड़ किसानों के खाते में 2000 रुपये की किस्त ट्रांसफर की थी, लेकिन 13वीं किस्त से लगभग 2 करोड़ किसानों को वंचित रह गया था, जिसकी पड़ताल की गई तो फिर निकल करके सामने आया है कि जिन किसानों के खाते में 13वीं किस्त का लाभ नहीं पहुंचा है, ऐसे किसानों ने ई-केवाईसी भू सत्यापन नहीं कराया था, इसलिए उन्हें योजना का लाभ नहीं दिया गया था। यदि संबंधित किसान 14वीं किस्त से पहले दोनों नियमों को पूरा कर लेते हैं तो फिर दोनों किस्त का लाभ एक साथ भेज दिया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि कभी नीतीश कुमार के करीबी रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद राजनीतिक गलियारों में जुबानी जंग छिड़ गई है। खास करके जदयू और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा जुबानी जंग तेज हो गई है। इसी कड़ी में बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बिहार शरीफ के सर्किट हाउस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरीके से मालूम है कि उनके अंदर क्या तासीर है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 सालों से लगातार नालंदा में अपनी किस्मत आजमा चुकी है। बीजेपी नालंदा में फ्यूज बल्ब के समान हो चुकी है, यह कहना है श्रवण कुमार का। श्रवण कुमार ने कहा है कि बीजेपी 3 सालों से लगातार अपनी किस्मत आजमाते समझ चुकी है कि बीजेपी नालंदा में फ्यूज बल्ब के समान हो चुकी है। अब ये फ्यूज बल्ब नालंदा में जलने वाला नहीं है। बीजेपी के दौरान नीतीश कुमार को चुनौती देने के सवाल पर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि बीजेपी शायद ये भूल गई है कि नालंदा से
कौशलेंद्र कुमार 3 बार सांसद रह चुके हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर बीजेपी में हिम्मत है तो फिर आरसीपी सिंह को नालंदा से टिकट देकर के देख लें। आरसीपी सिंह से 3 लाख से अधिक मतों से कौशलेंद्र कुमार की जीत होगी, अन्यथा राजनीतिक जीवन से संन्यास लेने की बात कही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में ट्रेडिशनल फार्मिंग के साथ साथ किसान बड़े स्तर पर बागवानी फसलों की भी खेती करते हैं। यही वजह है कि शाही लीची, मखाना और भिंडी उत्पादन में बिहार देश का नंबर 1 राज्य है। यहाँ के किसानों द्वारा उपजाई गई हरी सब्जियों की सप्लाई अभी तक सिर्फ दूसरे राज्यों में ही होती थी, लेकिन अब विदेश के लोग भी बिहार की सब्जी खा पाएंगे। इसके लिए सहकारिता विभाग की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब बिहार में उगाई गई सब्जियों की सप्लाई नेपाल में की जाएगी। इसके लिए सहकारिता वेज फेड की ओर से गाइडलाइंस तैयार की जा रही है। जब साथ ही नेपाल में सब्जी सप्लाई करने के लिए सब्जी विक्रेता संघों को कौन कौन से कानूनी प्रक्रिया से गुजरनी होगी और कौन कौन से कागजात की ज़रूरत होगी, इसके लिए तैयारी की जा रही है। जब वही खबर है कि सब्जी सप्लाई को लेकर के तिरहुत और फिर मिथिला सब्जी विक्रेता संघ ने नेपाल में भारत के राजदूत के साथ बैठक की है। कहा जाता है कि सब कुछ अनुकूल रहा तो फिर जल्द ही नेपाल में बिहार से हरी सब्जियों की सप्लाई शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि बिहार में किसान आलू, बैगन, गोभी, शिमला मिर्च, मशरूम, मूली, गाजर, टमाटर, लौकी, भिंडी और परवल की बड़े स्तर पर खेती करते हैं। जब बिहार सरकार बिहार में बागवानी के रकबे को बढ़ाने के लिए सब्सिडी भी दे रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव अक्सर ही अपने बयानों के कारण सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन इस बार उन्हें विवादित बयान देना महंगा पड़ गया है। उनके खिलाफ महिला आयोग में जेडीयू के प्रदेश सचिव, गया जिला परिषद सदस्य ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पूरी पार्टी में हरकंप मच गया है। महिला जेडीयू प्रदेश सचिव ने आरोप लगाया है कि उनके लेकर के सार्वजनिक सभा में अमर्यादित टिप्पणी की गई है। महिला की मांग है कि उनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, उन्हें पद से हटाया जाए। जहाँ वही राष्ट्रीय लोक जनता दल के नेता ठाकुर धर्मेंद्र ने बिहार में जन आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ऐसे नेताओं पर कार्रवाई करनी चाहिए जो महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करते हैं। जेडीयू नेत्री ने सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव के खिलाफ केस दर्ज करने की भी बात कहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में लगभग सभी जिलों में फर्जी प्रमाण पत्र पर शिक्षक की नौकरी लेने वाले लोगों की पहचान की जा रही है। इसके लिए विभाग के द्वारा वृहद स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जांच निगरानी के द्वारा करवाई जा रही है। ऐसे में अब समस्तीपुर में 91 फर्जी शिक्षकों के खिलाफ निगरानी विभाग ने अब तक विभिन्न थानों में प्राथमिकी दर्ज कराई है। हालांकि कुछ नियोजन इकाइयों ने इन शिक्षकों को बर्खास्त नहीं किया है। जब डीपीओ ने नियोजन इकाई के सचिव एन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को दिए गए पत्र में स्पष्ट कहा था कि प्राप्ति के साथ ही उक्त शिक्षकों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई के लिए विद्यालय जोन जाने एवं विद्यालय में उपस्थित दर्ज कराने के लिए रोक लगाएंगे। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार बीजेपी की ओर से आगामी 30 मई से बिहार के सभी लोकसभा क्षेत्र में महासंपर्क अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भाग ले सकते हैं। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी इस बात की पुष्टि की है और कहा है कि हम लोगों ने भी प्रधानमंत्री से बिहार में एक कार्यक्रम करने की मांग की है ताकि जनता के बीच सरकार की उपलब्धियों को पहुंचा जा सके। जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर के कहा कि वे आ रहे हैं तो फिर अच्छी बात है, लेकिन अगर बिहार आए तो फिर इन 6 लोगों से अवश्य मिलने जाएं जो 2013 में उनकी सभा में मारे गए थे। उनके परिवार वालों को उन्होंने भरोसा दिलाया था कि वे उनकी देखभाल करेंगे, उनके परिवार के सदस्यों को नौकरी देंगे। ये परिवार आज भी नौकरी पाने के इंतजार में बैठे हैं। नीरज कुमार ने इस दौरान बिहार की सड़कों का भी खूब बखान किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार की सड़कें अच्छी है, प्रधानमंत्री चाहे तो इन परिवारों से मिलने के लिए सड़क मार्ग से भी जा सकते हैं। वहीं नीरज कुमार ने इस दौरान अमित शाह के पूर्णिया में हुई सभा का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने कहा था कि पूर्णिया में एयरपोर्ट शुरू कर दिया गया है, प्रधानमंत्री आ ही रहे हैं तो फिर उस एयरपोर्ट का उद्घाटन कर दें। साथ ही नीरज कुमार ने कहा कि अमित शाह बड़का झुट्टा आदमी है। आपको बता दें कि आगामी 30 मई से बिहार बीजेपी बिहार के सभी लोकसभा क्षेत्र में महासंपर्क अभियान शुरू करने जा रही है, जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि पीएम मोदी भी बिहार में एक कार्यक्रम कर सकते हैं। जहां प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने खुद इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने भी प्रधानमंत्री से बिहार में एक कार्यक्रम करने की मांग की है ताकि जनता के बीच सरकार की उपलब्धियों को पहुँचा सके। दोस्तों बात करते हैं कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर बिहार के विभिन्न जिले में जन स्वराज पद यात्रा कर रहे हैं। फिलहाल समस्तीपुर में स्वास्थ्य कारणों से उनकी पद यात्रा स्थगित है। जहां प्रशांत किशोर ने बयान जारी करके अलग अंदाज में
सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसा है। जब प्रशांत किशोर ने कहा कि बीते 17 सालों से बिहार के सीएम की कुर्सी पर नीतीश कुमार है। बिहार में आज 2 नए उद्योग शुरू हो गए हैं, पहला शराब माफिया और दूसरा बालू माफिया। प्रशांत किशोर ने 5-7 साल पहले की बात याद दिलाई है। उन्होंने कहा कि शराब माफिया और बालू माफिया आज इतने बड़े पैमाने पर हो गए हैं जो पहले नहीं थे। जब बिहार में आज ये दोनों उद्योग बढ़िया से फल फूल रहे हैं, जब बिहार में लाखों करोड़ों रुपए की शराब और बालू की लूट हो रही है, इसमें नीचे से ऊपर तक के लोग मिले हुए हैं। शराबबंदी के नाम पर शराब की दुकान बंद है, लेकिन शराब की घर घर होम डिलीवरी हो रही है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर यहीं पर नहीं रुके। प्रशांत किशोर ने कहा है कि यही स्थिति बालू की है, जो जितना ताकतवर है वो वहां से उतना बालू उठा रहे हैं। आज कोई इसको रोकने वाला नहीं है। बालू माफिया ऐसे हैं जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात हो गई। करोड़ों रुपए की लूट हो रही है और फिर सरकार भी इसको रोक नहीं रही है। जो सरकार का इसमें हस्तक्षेप नहीं करना इस बात को दर्शाता है कि सरकार भी इस अवैध व्यापार में शामिल है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने पिछले साल 2 अक्टूबर से पदयात्रा की शुरुआत की थी। जब स्वास्थ्य कारणों से कुछ दिनों के लिए उन्होंने यात्रा को विराम लगा दिया है। इस बीच वे बिहार के कई जिलों में यात्रा करके लोगों से मिल रहे थे, जब उनकी समस्या को समझ रहे थे, जागरूक भी कर रहे थे। दोस्तों बात करते हैं कि पानी की किल्लत से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जब पिछले 4 महीने से पंप खराब होने से हजारों की आबादी के बीच जल संकट गहरा गया है। जब लोगों ने बताया है कि बोरिंग खराब होने से किसी घर को पानी नहीं मिल रही है। जब बिहार के मुजफ्फरपुर में नल जल व्यवस्था फेल हो गई है, लोग पीने के पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। भीषण गर्मी में लोग पानी के लिए परेशान दिख रहे हैं। पानी के लिए लोग खाली बाल्टी लेकर के कतार में लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें पीने का पानी नसीब नहीं हो पा रहा है। मामला बिहार के मुजफ्फरपुर के चंदवारा पंप हाउस का है, जिसके खराब होने के बाद जलापूर्ति व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो गई है। जलापूर्ति व्यवस्था ठप होने से इलाकों में पानी की भारी किल्लत हो गई है। पंप खराब हुए 4 महीने बीत गए, लेकिन पंप अभी तक ठीक नहीं हुआ है। पानी की किल्लत होने से उमस भरी गर्मी से परेशान लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक मदद के तौर पर दी जाती है। इस योजना की शुरुआत साल 2019 में की गई थी। इस योजना के तहत किसानों को मिलने वाली राशि डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में भेजी जाती है। इसके तहत किसानों को 6,000 रुपये 2,000 के 3 किस्तों में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। पीएम किसान योजना के तहत वही किसान आवेदन कर सकते हैं जो रजिस्टर्ड जमीन पर खेती कर रहे हो। इसके साथ ही वैसे किसान जो इनकम टैक्स भरते हो वह इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने को लेकर के लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। बहुत से लोग केडीबी लाइव के पटल पर ये सवाल उठा रहे हैं कि दूसरे की जमीन पर अगर हम खेती करते हैं तो क्या हमें पीएम किसान योजना का लाभ मिलेगा। तो बात करते हैं कि अगर कोई किसान खेती करता है और वह खेत उसके माता पिता के नाम रजिस्टर्ड है, तो ऐसी स्थिति में उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना का लाभ उन किसानों को ही मिल सकता है जिसके नाम पर खेती की जाने वाली ज़मीन रजिस्टर्ड हो। इसके अलावा अगर आपने अपने पूर्वजों से मिली ज़मीन को अपने नाम पर रजिस्टर्ड करा लिया है तो फिर इस योजना का लाभ लिया जा सकता है। देश में बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं है और वे दूसरों की ज़मीन पर खेती करते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि यदि किसी किसान की ज़मीन उनके पूर्वजों के नाम पर या फिर माता पिता के नाम पर है तो फिर ऐसे किसान इस स्कीम का लाभ नहीं ले सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि आजकल स्मार्टफोन हर व्यक्ति की ज़रूरत बन गया है। मोबाइल या फिर स्मार्टफोन सिर्फ कॉलिंग के काम ही नहीं अब आता, बल्कि मनोरंजन का भी एक बड़ा साधन बन गया है। स्मार्टफोन में लोग कई तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं। आजकल स्मार्टफोन में इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर जैसे कई अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उपलब्ध होते हैं। बच्चों से लेकर के युवा वर्ग और फिर बुजुर्ग भी ज़्यादातर समय ऐसे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिताते हैं। लेकिन कई रिसर्च में इस बात का भी खुलासा हो चुका है कि मोबाइल पर ज़्यादा समय बिताना सेहत के लिए ख़तरनाक होता है। एक महिला के साथ ऐसा ही कुछ हुआ था, जहाँ एक ऐसा ही मामला सामने आया था जिसने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि सोशल मीडिया पर अत्यधिक उपयोग स्वास्थ्य के लिए कितना घातक हो सकता है। दरअसल एक महिला को सोशल मीडिया की वजह से गंभीर बीमारी हो गई थी। ये महिला ब्रिटेन की वर्सेस्टर की रहने वाली है। डेली स्टार की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये महिला एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर है। रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन के समय में महिला ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना बंद कर दिया था। वह एक दिन में करीब 14 घंटों तक मोबाइल पर ही लगी रहती
रहती थी और हमेशा सोशल मीडिया चलाती थी। शुरुआत में तो महिला को कुछ नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे इसका साइड इफेक्ट दिखना शुरू हो गया। इस दौरान महिला ने पैसे तो काफ़ी कमा लिए, लेकिन उसको गंभीर बीमारी हो गई। जब महिला डॉक्टर के पास पहुंची तो फिर डॉक्टर की बात सुन करके उसके होश उड़ गए। दरअसल सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल और फिर मोबाइल पर ज़्यादा समय बिताने से महिला को वर्टिगो की समस्या होने लगी। इसमें चक्कर आने लगे, सिर दर्द, बुखार और आँखों की कमजोरी होने लगी। इसके साथ ही उन्हें दिल की भी समस्या होने लगी थी। हालात ये हो गई कि वे चल भी नहीं पा रही थी और फिर डॉक्टर ने उन्हें सोशल मीडिया से दूर रहने और फिर बेड रेस्ट के लिए सलाह दी। इसके साथ ही दवा भी शुरू हुई। जब रिपोर्ट्स के मुताबिक महिला को ऐसा लगने लगा था कि उसकी मौत हो जाएगी। महिला ने अपना अनुभव शेयर किया है। सोशल मीडिया के ज़्यादा इस्तेमाल से नौकरी और फिर पढ़ाई की क्षमता पर भी नकारात्मक असर डालते हैं। ज़्यादा वित्तीय जोखिम लेने के लिए भी उकसाता है। इन दुष्प्रभावों में चिंता, अवसाद, उत्पीड़न के अलावा और भी कई सारे उकसाना, साइबर स्टॉकिंग, अपराध, द्वेष, जानकारियों की अधिकता और फिर ऑनलाइन सुरक्षा में कमी जैसे असर भी देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि भाजपा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री बनने का दुआ स्वरूप देखने के स्थान पर अपने राज्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब बिहार अराजकता की ओर बढ़ रहा है, भाजपा ने ये नसीहत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनकी मुलाकात के बाद दी है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कहा है कि नेताओं से मिलना जुलना नीतीश का अधिकार है, लेकिन वे अपने राज्य पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वे प्रधानमंत्री बनने का दुस्सपना देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। बिहार में भाजपा के संविधान परिषद सदस्य संजय मयूख ने कहा है कि नीतीश कुमार को अपने सपनों की दुनिया से बाहर आना चाहिए। प्रधानमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी है ही नहीं। उन्होंने कहा है कि लोग राज्य को अपराध और भ्रष्टाचार की ओर ढकेलने के लिए उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।